हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग घटना चक्र बीपीएससी का जो साइंस एंड टेक में पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं, उनको आज कवर करने वाले हैं। और साइंस जो जनरल साइंस है उसमें हम फिजिक्स को आज देखेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका परमाणु संख्या 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक जिसको कि हम आप प्रोटियम कहते हैं H1, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन का समस्थानिक जो कि ड्यूटेरियम कहलाता है, उसमें एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी जिसे आप ट्राइटियम कहते हो उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो ये है H0, H1 और H2, ये 3 है। ये आपका है आप प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्राइटियम। तो प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ट्राइटियम में, क्षमा करिए, इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन। और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, वो किसके बने होते हैं? तो वो आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं, SiO2 के बने होते हैं। तो प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं। कौन? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। वस्तुतः इनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है, ये ह्यूमन मेड होते हैं। कार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है। हर्ट्ज क्या माना जाता है? तो हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। आपको पता होगा कि इंसान जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो ये तरंगदैर्घ्य की इकाई है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। ठीक है ना, अब आपको पता होगा विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, और इसका ऐसा ही मात्रक जूल पर सेकेंड या फिर वॉट होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष, ये सवाल लोग दोस्तों हमेशा पूछा जाता है लगभग, और ये दूरी का मात्रक है। अब एक लाइट ईयर में होता है 9.46 गुणा 10 के पावर 15 मीटर। अगला सवाल है कि आवृत्ति को किस मापा जाता है? आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो आपका हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है? तो 39,000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 76,000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन है। दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारण करना कठिन है, लेकिन ये होता है 3200 से लेकर के 8600 एंगस्ट्रॉम के आसपास। अगर नैनोमीटर में करें तो 380 से लेकर 700 नैनोमीटर के आसपास होती है। ये कोई फिक्स नहीं है दोस्तों, ये 4000 से लेकर के 8000 तक होता है, लेकिन कहीं-कहीं आपका जो एग्ज़ैक्ट होता है वो 3600 से लेकर के 7800 के आसपास, जैसे यहाँ दिया हुआ है 3200 से लेकर के 8600 एंगस्ट्रॉम। तो ये इसी के रेंज में होता है। निम्नलिखित में से कौन-सी अदिश राशि है? तो आपका दाब जो है वो एक अदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, वेग भी और त्वरण भी सदिश राशि है। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है, सदस्य राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, इन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। उन्हें हम दिशा की नहीं तो उनको कहते हैं अदिश राशि, जैसे कि आयतन, दाब, चाल, दूरी। ठीक है? सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? यानी कि जो विजिबल लाइट है, वो 400 से 700 नैनोमीटर में दिखेगा। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आपका हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो देखिए, प्रतिबल का मात्रक है, बल का भी है, दाब का है। विकृति कोई मात्रक नहीं, क्योंकि ये रेशियो होता है 2 चीज़ों का। तो जब कोई फिजिकल क्वांटिटी 2 चीज़ों का रेशियो हो तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो विकृति जो होता है, ये बीमा रहित है, तो कि वो किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु के मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। है ना? विकृति एक बीमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला है कि दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई है न्यूटन वर्ग मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपको पता होगा प्रेशर प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन और एरिया का होता है एम स्क्वायर। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, अब यहाँ देख लीजिए कौन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा अगला सवाल है कि सही कथन को आपको चूज करना है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे रंग से ज़्यादा होता है और बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो लाल का तरंगदैर्घ्य जो होता है, विबग्योर का नाम सुने होंगे आप, रेड का सबसे ज़्यादा और वायलेट का सबसे कम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वह दिन जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई दे तो यह सुंदर दिखती है। यह घटना किसका उदाहरण है? तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से आपको जो बुलबुले होते हैं वो चमकदार दिखाई पड़ते हैं। एक परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो परमाणु के केंद्र में जो धनावेशित होता है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि ये न्यूक्लियस जो होता है वो परमाणु के केंद्र में स्थित होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश युक्त है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इसी कारण न्यूक्लियस जो है वो धन आवेशित होता है और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये दोस्तों ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 के आसपास होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से। ठीक है ना? ये दोनों सेम नहीं होता, याद रखेंगे आप यहाँ पर। और इन प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द का उपयोग किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये जनरेशन के लिए होता है। सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस तरीके से। एक ठोस से सीधे एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था रडार। इसका 1935 ईस्वी में किया था और ये एक फिजिसिस्ट थे और इसका पूरा नाम है रेडियो एंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल आपका हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहते हैं। आपको पता होगा कि हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी परिकल्पना सन 1964 में रखी गई थी। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर हम इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के डब्ल्यू हिग्स और बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। दोस्तों हिग्स तो पीटर हिग्स के नाम पर रखा गया और बोसॉन जो आपके बोस थे भारत के सत्येंद्रनाथ बोस, उनके नाम पर ये पार्टिकल का नाम रखा गया है। तो याद रखेंगे हिग्स किसके हैं? पीटर हिग्स और बोसॉन आपका सत्येंद्रनाथ बोस। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रहती हैं वो क्या कहलाता है? तो वो त्रिक बिंदु कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। तो वाटर के लिए जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो होता है 273.16 केल्विन, यानी कि 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखेंगे ये जल के लिए ट्रिपल पॉइंट है, यानी कि इस टेम्परेचर पर जल आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस दोनों में पाया जाएगा। ठीक है ना? इसको हम कहते हैं आपका ट्रिपल पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तो कॉस्मिक किरणें क्या है? क्या आवेशित कण है या अनावेशित कण है? आवेशित और अनावेशित दोनों कण है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ये आपका आवेशित कण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो है आपका आवेशित कण है, कॉस्मिक किरण। अगला है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अब तक कितने लोगों को मिल चुका है आप याद रखिए। यहाँ पर एक डेटा आपके सामने है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में मिला था और उसके बाद सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन इफेक्ट होता है दोस्तों, स्कैटरिंग से रिलेटेड है ये, तो उसके लिए इनको दिया गया था। यानी कि आप इसको क्या कह सकते हैं, रमन इफेक्ट इसका नाम ही है, स्कैटरिंग होता है। इनको दिया गया था 1930 ईस्वी में। हरगोविंद खुराना जो चिकित्सा में जीन डिकोडिंग के लिए दिया गया था 1968 ईस्वी में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर लिमिट तारों के लिए इन्होंने एक चंद्रशेखर लिमिट बताया था, कोई तारा कब विस्फोट होता है कब नहीं होता है। तो इन्होंने एक कैलकुलेट करके चंद्रशेखर लिमिट दिया था जिसके लिए इनको भौतिकी का
नोबेल मिला था 1983 ईस्वी। मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल मिला था, क्योंकि इन्होंने गरीबों की बहुत गरीब या जो भी पीड़ित बीमार लोग थे उनकी सेवा करते हैं। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया 1998 में। ठीक है ना? ये आपका ह्यूमन इंडेक्स सूचकांक, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के महबूब उल हक हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, उसमें इनका योगदान था। उसके लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में अमर्त्य सेन को दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में। ये आपका बच्चों के तस्करी रोकने के लिए उन्होंने कई सारी चीजें करी थी। उनको चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। वी रामकृष्णन रसायन के क्षेत्र में 2009 ईस्वी में इनको मिला था। और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में इनको दिया गया था दोस्तों, गरीबी रेखा परिभाषित करने के लिए। मतलब कि इकोनॉमिक्स में कैसे हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया हो सकता है, इन्होंने काफी अध्ययन किया था। इसके लिए इनको मिला था 2019 में आपका अर्थशास्त्र का नोबेल। तो ये रहा आपके सामने इतने सारे लोगों को। अब आप पूछेगा कि कितने लोग हैं जिनको अब तक भारत में नोबेल मिल चुका है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्यक्तियों को अभी तक भारत में नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। क्रोमैटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। लोलक की कालावधि क्या होती है? तो आपको पता होगा कि जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। पाई तो आप जानते हैं और जी आप जानते ही होंगे। तो ऑप्शन बी लंबाई पर निर्भर करती है। देख सकते हैं एल और जी तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो किस पर डिपेंड कर रही है? लोलक की लंबाई पे। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी? तो आपका गैलीलियो ने करी थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो रॉयट ब्रदर्स ने किया था। ठीक है ना? बल गुणनफल क्या है? तो सही उत्तर है आपका द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। आपको पता होगा P बराबर क्या होता है, और F बराबर होता है dP अपॉन dt। जो लोग मैथ वाले हो समझ रहे होंगे। यदि वस्तु का द्रव्यमान m और वेग u हो तो t सेकंड बाद v क्या हो जाता है? mv माइनस mu अपॉन t होता है। F बराबर ये होता है, F बराबर m। द्रव्यमान और त्वरण का आपका गुणनफल होता है बल। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर माइनस 3। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो आप निकाल सकते हैं। 104 डिग्री के आसपास आपके पास फॉर्मूला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो v बराबर u प्लस at होता है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए v माइनस यू अपॉन टी। अब देख लीजिए कौन है v माइनस यू अपॉन टी। ये हो गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आपका आयतन सदिश नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भौतिक पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग यानी कि P अपॉन V से किस राशि को प्राप्त किया जाता है? तो द्रव्यमान को, यानी कि P बराबर mv होता है, तो m बराबर P अपॉन V आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला है कि 1 किलोमीटर दूरी से क्या तात्पर्य है? तो 1 किलोमीटर दूरी बराबर 1000 मीटर होता है। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 2002 में पूछा गया था। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है? 10 के पावर माइनस 100 माइक्रोमीटर होता है। 10 के पावर माइनस 9 नैनोमीटर होता है। 10 के पावर, ये तो आपका हो जाता है फेम्टोमीटर। आप एक लिस्ट में खड़े हो, लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना होता है? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाते समय शून्य होगा। आपको पता होगा फ्री फॉलिंग में मतलब आदमी का वेट जो होता है वो 0 एहसास होता है। यदि एक पंखा, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो पंखा सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगा या रबर की गेंद सबसे पहले पहुंचेगी या लकड़ी का गेंद सबसे पहले पहुंचेगी? तीनों एक साथ। तो आपको पता होगा कि निर्वात में कोई बल नहीं लगता है, तो सब के सब एक साथ जमीन पर नीचे आएंगे। वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो ध्वनि तरंग क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों क्या होता है?
तो ये एक यांत्रिक तरंग है पहली बात तो। यांत्रिक तरंग मतलब जिसको गमन करने के लिए आपको कोई मटेरियल मीडियम चाहिए यानी कि ठोस द्रव गैस चाहिए, और ये अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। इस तरंग के माध्यम से अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती है, ये आपका ये ये आपका रेयरफैक्शन और डिप्रेशन के माध्यम से आगे की ओर गमन करती है। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो नैफ्थलीन क्या है, एक सब्लिमेटिंग मटेरियल है, सब्लाइम्ड मटेरियल है, यानी कि आप इसको अगर आप गर्म करेंगे तो सीधे गैस में चला जाता है, तो ऊर्ध्वपातन मेथड होगा ये एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। कौन, आपका नेफ्थलीन। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, तो विद्युत शक्ति की इकाई होती है आपका वॉट। P बराबर W/T होता है, आप फॉर्मूला देख सकते हैं, आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वोल्टमीटर विभवांतर मापता है, ठीक है। एमीटर विद्युत धारा मापता है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल मापता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध मापता है, नहीं, ये करंट मापता है। ऑप्शन ये आपका सही हो जाता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, तो आप अमोनियम क्लोराइड के इस्तेमाल होता है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो मैकेनिकल ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा को आप विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हो। डायनेमो वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये आंतरिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो, जिसको आप जनरेटर कहते हो। और ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप्ड करता है, जिसकी वजह से ये यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली खर्च कितनी होगी, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 घंटा से 100 में, ठीक है। 1000 वाट घंटा है, यानी कि 1 यूनिट के बराबर होगी। आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विद्युत मोटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, याद रखेंगे। जो डीसी फैन वगैरह होते हैं या फिर फैन में एक्चुअली विद्युत मोटर का इस्तेमाल होता है, एसी और डीसी दोनों होते हैं ये। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध आपका 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा, तो आपको पता होगा कि जो समानांतर में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, आप यहाँ से निकाल लीजिए, यानी कि R1 प्लस R2/R1 इंटू R2, वैल्यू रख दीजिए दोनों का, तो ये आ जाता है R2 बराबर 4.70। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 4.70, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला ये है कि विद्युत धारा में किस उपकरण से नापी जाती है, तो एमीटर से आप विद्युत धारा मापते हो, बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, तो आपका एमीटर से मापी जाती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके। जो ट्यूब होता है तो इसमें क्या होता है, आयंस होते हैं, इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है कि इसमें जो गैस अवेलेबल होता है वो आयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और वो आयनस फिर एनर्जी इमिट करती है, लाइट इमिट करती है, जो व्हाइट लाइट होता है, तो ये गर्म करके आप करते हो। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, तो एक प्रिज्म से रंगों को आप अलग अलग कर सकते हो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है उसको हम कहते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था, तो ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था, और यह पुरस्कार उनको 1921 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। यदि ये किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो आपको पता होगा कि फोकस दूरी f बराबर 1/p होता है, या p बराबर 1/f होता है, जहां f मीटर में होना चाहिए। तो लेंस की क्षमता आपका दिया हुआ है 2 डायोप्टर यानी कि 0.5 मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम धातु का नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से।
तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का जो तापमान है वो ठंडा हो जाता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो आपका टीन और शीशे के एक मिश्र धातु से बना होता है। ठीक है ना? अगला ये है कि इनमें से कौन सा ऊष्मा सबसे अधिक कुचालक है? ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक आपका पारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल कुएं छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि अतिचालक के क्या लक्षण है? तो अतिचालक का लक्षण शून्य पारगम्यता होता है। तो इसका थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी एके ओनेस 1853 और 26 ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। ओनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 केल्विन ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया कि निम्न तो तापों पर अनेक अन्य तत्व और यौगिक भी ऐसा ही व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए इसमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई हिस्सा ह्रास नहीं होता। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचरण में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि ये चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं, अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं तथा इसकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होता है सुपर कंडक्टिविटी का शून्य होता है, और इस सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज 0। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकते हो। आप रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हो। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हो। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये 2022 में भी ये सवाल पूछा गया था दोस्तों कि कमरे का तापमान क्या होगा, तो तब कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिया तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो आपका बढ़ जाएगा। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के होते हैं? तो उत्तल लेंस होते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस वस्तुतः दूरदृष्टि दोष को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त वाले व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, किंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसीलिए उचित फोकस लेंस की उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान बनाने के लिए कोटिंग के लिए किया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, नॉट रेशम। रेयान को संभवतः रेयान को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है, एक्रिलिक को नहीं। इसको रेयान को आपका आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने से अब बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है कि वो अवतल दर्पण है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकंड होता है। दो उत्तरोधर श्रृंग अथवा दो उत्तरोधर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगधार्य कहते हैं। ये डिफरेंट मीडियम में आपका ध्वनि का चाल है। तो शुष्क वायु में 0 डिग्री टेम्परेचर पर ध्वनि की चाल इतनी होती है। याद रखिएगा सब के सब ये रूम टेम्परेचर पर आपका स्पीड दिया हुआ है। सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में होता है 6420 मीटर पर सेकंड, याद रखेंगे। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में होता है।
और ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा आपका सॉलिड मटेरियल में होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। डुअल नेचर शो करता है आपका लाइट, एज ए वेव नेचर भी और एज ए पार्टिकल नेचर भी। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकिरणित होती है। आपने पढ़ा होगा कि जो स्कैटरिंग होता है वो रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के पावर 4 के, यानी कि जिसका जितना तरंग दैर्घ्य होगा उसकी स्कैटरिंग कम होगी, स्कैटरिंग कम होगी, और जिसका जितना तरंग दैर्घ्य कम होगा उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, स्कैटरिंग ज्यादा होगी तो आसमान उसी के जैसा दिखता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। वर्ष का एक टुकड़ा बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? जल स्तर नहीं बदलेगा। बर्फ से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता था। बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा। इस प्रकार जल का स्तर नहीं बढ़ेगा। रात के समय में खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? तो दोस्तों ये प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति किसकी वजह से होता है? तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। पानी का घनत्व मैक्सिमम कब होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ऑप्शन बी। सबसे ज्यादा सयंता किसकी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विस्कोसिटी सबसे ज्यादा हनी की होती है, शहद की सबसे ज्यादा, उसके बाद सबसे ज्यादा वायु की, उसके बाद जल की, उसके बाद सॉरी क्षमा करिएगा, सबसे ज्यादा शहद की, उसके बाद खून की, उसके बाद जल की, और सबसे कम वायु की, ठीक है ना। 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो आपके पास फार्मूला होता है, आप निकाल लीजिए। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो फार्मूला आपके सामने ये है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? तो देखिए दोस्तों, ये तो 2005 में पूछा गया था। अब इसका आंसर डी तो है ही। इसका आंसर अगर ई होता तो ई होना चाहिए था, क्योंकि जो जल तरंगे ऊपर उठती है जिसको आप ज्वार भाटा कहते हो, उसमें सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स, तीनों का योगदान होता है, ठीक है ना। इसमें आंसर, हालांकि अब ये तो पुराना हो चुका है, आयोग ने आंसर डी दिया है, लेकिन अगर ऑप्शन ई होता तो ई भी होता, क्योंकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल, तीनों की मदद से ज्वार भाटा आते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से प्राप्त होता है। पृथ्वी को लगभग 10 के पावर -8 यानी कि 4.5 इंटू 10 टू द पावर -8 भाग ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो वो क्या होता है? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आपको पता होगा कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी पर का गुरुत्वाकर्षण बल 6 गुना ज्यादा होता है चंद्रमा पर के, यानी कि चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार 1/6 हो जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किससे होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। वर्ष सबसे दीर्घतम होता है कब होता है? तो आपका बृहस्पति पर। प्लूटो का दीर्घतम काल होता है जिसका अक्षीय भ्रमण काल 248 पृथ्वी वर्ष होता है, क्षमा करेंगे, जिसका सबसे ज्यादा आपका परिक्रमण काल होगा, उसका जो वर्ष होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो अब प्लूटो तो ग्रह रहा नहीं, हालांकि फिर भी ऑप्शन ये बहुत पुराना है, क्योंकि 2006 में ही प्लूटो को हटा दिया गया था ग्रह की श्रेणी से, तो उस वक्त के हिसाब से आंसर ए सही है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। उच्च दाब के कारण पानी निम्न दाब पर उबलने लगता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च दाब पर उबलने लगता है, कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि
आपका लाइट वेव भी इसी में आता है। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8.5 सेकेंड, सॉरी 8.5 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। ये 8 मिनट 19 सेकेंड या 499 सेकेंड, या 8 मिनट 30 सेकेंड, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने मिनट में पहुंचता है? तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि 8 मिनट 19 सेकंड होता है। सटीक आंसर आपका ऑप्शन ई है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं कौन कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो ऑप्शन सी फास्ट, बेसिक, सी फोरट्रान कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है? तो टंगस्टन इस्तेमाल होता है, आपको पता ही होगा। इनमें से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम होता है। ठीक है ना। ये जो भी सिलिकॉन और जर्मेनियम को इस्तेमाल किया जाता है आपका ट्रांजिस्टर के रूप में। और एक्चुअली ट्रांजिस्टर में जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एन टाइप का सेमीकंडक्टर, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, जिनका इस्तेमाल ट्रांजिस्टर में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो परमाणु के नाभिक के अंदर पहली बात तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए गलत है। बिजली खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वॉट, क्योंकि यही आपका पावर का यूनिट होता है। किलोवाट आवर भी कहते हैं इसको आप, कमर्शियल यूनिट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा सबसे बड़ा स्रोत है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो दिए गए में से यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इसका परमाणु द्रव्यमान 238.8 ग्राम है, या AMU है एक्चुअली में ये। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है। इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? तो आपका 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम आपका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया यानी कि अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन पर यह आधारित है। जिसमें दो छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। दोस्तों न फ्यूजन कहते हैं इसको, संलयन को। पता नहीं इसने फिजन क्यों लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो ये गैस। तो जो भी आपका पीरियोडिक टेबल है, उसमें पीरियोडिक टेबल को जनरली 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु के रूप में। तो जो गैसेज होते हैं वो अधातु के अंतर्गत आती हैं, तो गैस तत्व नहीं है। ठीक है ना। ये अधातुओं की श्रेणी में इनको रखा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो आपका सही उत्तर है रेडॉन। वायु में नहीं, आपका वायु में नहीं पाया जाता। ये एक निष्क्रिय गैस है। जैसे हीलियम, नियोन और आर्गन ये वायुमंडल में आपको मिल जाएंगे। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लाउजियर को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में रसायन शास्त्र से रिलेटेड जो भी बीपीएससी में पूछे गए उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।